ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। So basically, this one is a condenser lecture 1, and the agenda of this class we will discuss about the introduction and classification of condenser. So let's take the first one is introduction. व्हाट इज़ कंडेंसर? बेसिकली कंडेंसर के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है, और जब आपने रैंकाइन साइकिल पढ़ा था तो उसका एक बहुत इसेंशियल डिवाइस था कंडेंसर। क्या काम करता था कंडेंसर? कंडेंसर इज वन ऑफ द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्टीम पावर प्लांट एज इट फैसिलिटेट्स कंडेंसेशन ऑफ स्टीम एट गिवन कंडीशन with minimum expenditure of energy and minimum loss of heat, and finally gives condensate which can be recirculated by feed pump to boiler for steam generation. तो अगर इसमें आप देखें, इस पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देखिए ये जो कंडेंसेट बोला जाता है, कंडेंसेट कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप जो आपका कन्वर्जन हो रहा है कंडेंसेशन में, दैट इज द स्टीम टू लिक्विड। तो जो लिक्विड बन रहा है वो सेचुरेटेड लिक्विड बनेगा। इस सेचुरेटेड लिक्विड को ही कंडेंसेट बोला जा रहा है। क्लियर? कंडेंसर का आप जो अगर बेसिक वर्क देखेंगे तो बेसिक वर्क उसका ये है कि ये स्टीम को फर्दर और एक्सपेंड करता है और स्टीम के फेज को कन्वर्ट करता है फ्रॉम वेपर फेज टू लिक्विड फेज। इज दैट क्लियर? अब इस कंडेंसेट को हम क्या करेंगे? इस कंडेंसेट को कैन बी रिसर्कुलेटेड बाय फीड पंप टू द बॉयलर फॉर स्टीम जनरेशन। क्योंकि आप अगर स्टीम जनरेशन में देखेंगे तो बॉयलर में कंटिन्यूस आपको वाटर के सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप एडिशनल वाटर लेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो ओवरऑल इफिशियंसी है वो रिड्यूस होगी। दैट्स वाई दिस कंडेंसर इज वेरी इसेंशियल पार्ट फॉर द स्टीम पावर प्लांट्स। कंडेंसर कैन बी डिफाइंड एज अ डिवाइस यूज्ड फॉर कंडेंसेशन ऑफ स्टीम एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो कंडेंसर है, जो कन्वर्जन होता है वेपर टू लिक्विड का, वो प्रोसेस में आपका प्रेशर जो है वो यूनिफॉर्म रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। जनरली प्रेशर इज लेस दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सपेंशन अगर आप देखेंगे, आपको आप अगर रैंकाइन साइकिल देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल कराता हूँ आपको रैंकाइन साइकिल के लिए। अगर आप रैंकाइन साइकिल कुछ याद कर पा रहे हैं, इसका मैं टीएस डायग्राम आपको दिखाऊं। दिस इज़ द टीएस डायग्राम, और ये इसका वेपर डोम था। दिस वन इज़ द वेपर डोम। ये बॉयलर प्रेशर था, दिस वन इज़ द बॉयलर प्रेशर, एंड दिस वन इज़ द कंडेंसर प्रेशर। तो याद होगा आपको, ये जो लाइन थी ये मैक्सिमाइज अगर आपको करनी है तो आइदर बॉयलर प्रेशर को आपको इंक्रीज करना है या कंडेंसर प्रेशर को एज लोअर एज पॉसिबल आपको करना है। तो जनरली ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे जाकर एक्सपेंशन होता है। तो इसलिए कंडेंसर के अंदर जो प्रेशर होता है लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। दैट मीन्स कंडेंसर के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। कंडेंसर के अंदर क्या होता है? कंडेंसर के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। यानी कंडेंसर में जो भी प्रोसेस हो रहा है, कंडेंसर बेसिकली दिस इज अ क्लोज्ड डिवाइस जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज वैक्यूम। इज दैट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट वन इज इसका बेसिक स्कीमेटिक अगर आप समझें कहाँ पर ये लगा होता है और कैसे वर्क करता है। तो बेसिक स्कीमेटिक में अगर आप देखोगे इसको, तो ये चीज़ रैंकाइन साइकिल से ही लिया है। बॉयलर के बाद स्टीम जो है वो स्टीम टरबाइन में जाती है। स्टीम टरबाइन से जो एक्सपेंशन होता है वो कंडेंसर के अंदर आता है। अब कंडेंसर बेसिकली देखिए कौन कौन सी डिवाइसेज इसमें लगी होती हैं और क्या क्या टेक्निकल टर्म है, इनको समझिए आप। ये कंडेंसर है, क्लोज्ड डिवाइस है। इसके अंदर का जो प्रेशर होता है लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्लियर? अब कंडेंसर टाइप ऑफ कंडेंसर में आप पढ़ेंगे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप। तो अगर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप है तो उसमें आपको लगातार कूलिंग वाटर, क्योंकि देखिए स्टीम आ रहा है तो स्टीम एक फ्लूइड है जिससे टेम्परेचर हायर है, और कंडेंसर के अंदर कोई लोअर टेम्परेचर के फ्लूइड के साथ जब वो मिक्स होगा या कांटेक्ट करेगा तभी वो अपनी हीट को रिलीज करेगा और अपने आप को एक्सपैंड करेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर कंटिन्यूस फ्रेश वाटर की या कूल वाटर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि सर्कुलेट होता है सीपी से। सीपी इज कूलिंग पंप।
या कूलेंट पंप कह सकते हैं। ये कूलेंट पंप से लगातार यहाँ पर कूलेंट जो है या कूलिंग वाटर जो है वो सर्कुलेट होता रहता है कंडेंसर के अंदर। तो इधर से कोल्ड वाटर जाएगा तो डेफिनेटली ये हीट एक्सट्रैक्ट करेगा स्टीम की, तो बाहर जब निकलेगा तो इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। अब जो ये कंडेंसेट बना, ये यहाँ कर इकट्ठा हो गया, इस कंडेंसेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कंडेंसेट, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर निगेटिव प्रेशर है, आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो जाहिर सी बात है कि ऑटोमेटिकली वो बाहर नहीं आएगा। इसके लिए आपको इसमें कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप लगाना होगा। दिस इज नोन एज द कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। उस एक्सट्रैक्शन पंप से आप इस कंडेंसेट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे कंडेंसर से और इकट्ठा करेंगे कहाँ पर, हॉट वेल में। हॉट वेल में ये जो चीज़ रखी हुई है दिस इज नोन एज द कंडेंसेट। इज दैट क्लियर? अब इस कंडेंसेट को आपको बॉयलर में भेजना है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बॉयलर प्रेशर के बराबर अगर आपको करना है तो यहाँ पर ये आपने एक फीड पंप लगाया और फीड पंप से आपने बॉयलर में भेज दिया। इज दैट क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये समझिए, क्योंकि यहाँ पर एक निगेटिव प्रेशर डेवलप होता है और दूसरा जब ये स्टीम आ रही है तो स्टीम के साथ में एयर जरूर आएगी, एयर का लीकेज जरूर रहता है, एयर जरूर आएगी। एक तो एयर यहाँ स्टीम के साथ में आएगी, दूसरी एयर कहाँ से आएगी, चूंकि ये निगेटिव प्रेशर है तो इसमें ढेर सारे वाल्व्स लगे होंगे, कनेक्टर्स लगे होंगे, तो उनके लीकेज से एयर यहाँ पर पहुँच जाएगी। आगे आप थर्मोडायनेमिक्स में मैं आपको बताऊंगा, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब ये कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है तो अगर उसमें एयर भी इन्वॉल्व हुई तो एयर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। एयर अगर स्टीम मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल, ये सपोज करो कि ये स्टीम मॉलिक्यूल है, दिस इज द स्टीम मॉलिक्यूल, और ये अगर वाटर मॉलिक्यूल है, और इसके बीच में अगर ये एक लेयर ये आपकी जो है एयर की आ गई, सपोज करो ये एयर की लेयर यहाँ पर आ गई, तो क्या होगा, ये एक्ट करेगा एज अ इंसुलेटर। दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में प्रॉपर कांटेक्ट नहीं होने देगा। अगर प्रॉपर कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो आपका जो कंडेंसेट बन रहा है वो कंडेंसेट का मास जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देगा। दैट मीन्स एयर कहीं से भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप एक एयर एक्सट्रैक्शन पंप यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे जो कंटिन्यूअस इस क्लोज्ड चैम्बर से एयर जितनी भी है उस एयर को एक्सट्रैक्ट करता रहेगा। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली ये पार्ट्स हैं कंडेंसर के। कंडेंसर में एयर एक्सट्रैक्शन पंप भी लगेगा, आपका सर्कुलेटिंग पंप भी लगेगा, आपका कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप भी लगेगा। इज दैट क्लियर? तो ये वर्ड्स समझ लीजिए कौन सी चीज़ कहाँ पर लगती है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करते समय आपको ध्यान में इसको रखना होगा और समझना होगा कि इनकी क्या वर्किंग है प्रॉपर। चलिए अब मैं इसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर। कंडेंसर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हीट एक्सचेंज। जो ये हीट एक्सचेंजर का बेसिकली इट्स अ हीट एक्सचेंजर। ये हीट एक्सचेंजर हम लोग हीट एंड मास ट्रांसफर में बहुत एनालाइज करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ सकते हैं इनको बेसिकली जो ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में किया जाता है। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब ये होता है कि सपोज करो, मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि सपोज करो गर्म पानी है, ठीक है, उसको आपने डायरेक्टली बकेट के अंदर ठंडे पानी में मिला दिया, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ। अगर आप सपोज करिए कि स्टील की बाल्टी लीजिए और उसमें गर्म पानी रखिए और उसको जो है गर्म पानी को बकेट के साथ में एक बड़े टब में डिप करिए, लेकिन ये गर्म पानी कहीं से भी बकेट के अंदर ना जाए, तो हीट का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? हीट का ट्रांसफर होगा बकेट के अंदर से आपके सराउंडिंग, यानी जो आपका कोल्ड वाटर है, लेकिन आप देखिएगा उसमें एक सॉलिड बाउंड्री आ जाएगी जो बकेट का जो लेयर होगा उसके थ्रू अगर हो रहा है। यानी अगर आपके जो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड है डायरेक्टली एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं तो उसको इनडायरेक्ट कांटेक्ट कहेंगे। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में ध्यान रखिएगा ये सॉलिड बाउंड्री, एक तरफ हॉट फ्लूइड होगा एक तरफ कोल्ड फ्लूइड होगा, ये यहाँ पर सॉलिड बाउंड्री होगी, इसी के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है। लेकिन जब आप डायरेक्ट कांटेक्ट देखते हैं तो यही सॉलिड बाउंड्री को हटा दीजिए, हॉट फ्लूइड कोल्ड फ्लूइड में डायरेक्टली मिक्स हो जाता है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप को हम और दो अलग नाम से जाते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप या मिक्सिंग टाइप, इसी को हम लोग जेट कंडेंसर भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट कांटेक्ट टाइप को नॉन मिक्सिंग टाइप कहते हैं और सरफेस कंडेंसर कहते हैं। तीसरा इसमें एक और पोर्शन है, दैट इज द इवापोरेटिव कंडेंसर। इवापोरेटिव कंडेंसर बेसिकली इवापोरेशन कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। सो एक एक करके कंसीडर करते हैं। सबसे पहले मैं जेट कंडेंसर के बारे में डिस्कशन करता हूँ। ड्यू टू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ टू फ्लूइड्स द सर्कुलेटिंग वाटर रिक्वायरमेंट इज मच लेस इन जेट कंडेंसर। डेफिनेट सी बात है कि आपको सर्कुलेटिंग वाटर बार बार आपको नहीं यूज़ करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपने किया और आपका कंडेंसेट बना, कंडेंसेट को आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए।
condenser as compared to other type of condensers. Space requirement and size of condenser etc. are also less because क्योंकि आपको अलग से सर्कुलेटिंग पंप नहीं लगाना है, आपको अलग से एक जो फ्रेश वाटर का जहाँ पर आप स्टोरेज कर रहे हैं फ्रेश वाटर की स्टोरेज की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो स्पेस रिक्वायरमेंट आपको कम हो जाएगी अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ठीक। और ऑल्सो लेस इन द जेट कंडेंसर. Surface condenser is advantageous over direct contact type condenser because any type of cooling fluid can be used in it and also there is no scope of contamination etc. See, देखिए अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में जो वाटर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वाटर के अंदर आपकी हार्डनेस है या वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, तो वो कंडेंसेट में यानी जब आपका कन्वर्जन हुआ तो जो कंडेंसेट में डायरेक्टली मिक्स हो जाती हैं, इसी कंडेंसेट को आप सर्कुलेट कर रहे हैं बॉयलर के अंदर, तो बॉयलर के अंदर जो पाइप्स लगे हुए हैं अगर ये आपका हार्ड वाटर है और उसमें इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं तो डेफिनेटली वो जाके कंटीमिनेट होंगी आपके बॉयलर के पाइप्स में, और बॉयलर के पाइप्स में कंटीमिनेट होने की वजह से वहाँ पर एक थर्मल बैरियर क्रिएट कर देंगी और थर्मल बैरियर की वजह से प्रॉपर हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, तो आपका जो मास ऑफ स्टीम प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा. इज दैट क्लियर? तो अगर आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या जेट कंडेंसर्स का यूज़ करना है तो पहले आपको एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा जिससे उसमें कोई भी तरह की इम्प्योरिटीज़ ना आने पाए. इज दैट क्लियर? तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है ओवर द सरफेस कंडेंसर. तो जेट कंडेंसर क्या है बेसिकली, अगर आप यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो इसको समझिए. जेट कंडेंसर based on the relative moment, the two fluids jet condenser can be classified as a counter flow jet condenser and parallel flow jet condenser. ये दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं. Based on the arrangement for removal of condensate, jet condenser can be classified further low level jet condenser, high level jet condenser and ejector condenser. अब इसमें देखिए ये मैंने लिखा है यहाँ पर काउंटर फ्लो टाइप लो लेवल जेट कंडेंसर और पैरेलल फ्लो टाइप लो लेवल जेट कंडेंसर. पहले मैंने लो लेवल जेट कंडेंसर आपको समझाना है. लो लेवल जेट कंडेंसर का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर लो लेवल और हाई लेवल का मतलब सिंपल ये है कि आप अगर पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ करते हैं, अगर ये कंडेंसर ग्राउंड लेवल से बहुत हाइट पर नहीं लगाया आपने, बहुत कम हाइट पर आपने लगाया है, तो आप देखिए पहले यहाँ पर काउंटर फ्लो और पैरेलल फ्लो को समझिए. अगर स्टीम का फ्लो और वाटर का फ्लो, स्टीम एंड वाटर, जो स्टीम आ रही है और कूलिंग वाटर आ रहा है, इन दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है, जैसे आप देखिए यहाँ पर ये कौन सा है, ये है पैरेलल फ्लो, तो यहाँ से आप देखिए स्टीम आ रही है और इधर से ये कूलिंग वाटर, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए इसको आप पैरेलल फ्लो बोल रहे हैं. आप देखिए यहाँ पर ये स्टीम आया, एयर एक्सट्रैक्शन पंप के थ्रू आप एयर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये क्लोज चैम्बर है, तो यहाँ पर आपको देखिए ये आपका कूलिंग वाटर से ये वाटर पोर किया जा रहा है, ये स्टीम यहाँ पर अंदर आ रही है और यहाँ पर ये दोनों की डायरेक्ट मिक्सिंग हो रही है. डायरेक्ट मिक्सिंग के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होगी, स्टीम अपनी हीट दे देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कंडेंसेट में, तो यहाँ पर आपका कंडेंसेट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है. डेफिनेट सी बात है यहाँ पर आपका वैक्यूम है, तो इससे आपको एक्सट्रैक्शन पंप से हॉट वेल में ले जाने के लिए आपको एक एक्सट्रैक्शन पंप की रिक्वायरमेंट है. इस एक्सट्रैक्शन पंप के थ्रू आप कंडेंसेट को एक्सट्रैक्ट करेंगे और हॉट वेल में भेज देंगे. हॉट वेल क्या है, याद करिए, जो पॉन्ड मैंने आपको बताया था उसी को यहाँ पर हॉट वेल बोला जा रहा है. ये कूल्ड वाटर पॉन्ड है. हॉट वेल पॉन्ड का मतलब ये होता है जिसमें कंडेंसेट इकट्ठा होता है. पॉन्ड का मतलब यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि कूलिंग वाटर जहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है. अब काउंटर फ्लो में देखिए, ये काउंटर फ्लो है, लो लेवल दोनों है. काउंटर फ्लो में अगर आप देखेंगे तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है. देखिए कूलिंग वाटर तो सेम ऐसे ही आ रहा है, स्टीम की डायरेक्शन यहाँ से हो गई, कूलिंग वाटर इस डायरेक्शन से आ रहा है, स्टीम इस डायरेक्शन से जा रही है. दैट मीन्स बोथ फ्लूइड इन अपोजिट डायरेक्शन. सो आप यहाँ पर इसको काउंटर फ्लो बोल सकते हैं. काम एक ही है, एयर एक्सट्रैक्शन पंप यहाँ पर लगाया आपने और यहाँ पर आपने देखा कि ये मिक्सिंग हो रही है. मिक्सिंग होने के बाद ये कंडेंसेट इकट्ठा हुआ, इस कंडेंसेट को हॉट वेल के थ्रू आप एक्सट्रैक्ट करेंगे. देखिए इन दोनों में अगर आप देखेंगे कि पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो में कौन इफेक्टिव है, तो डेफिनेटली काउंटर फ्लो इज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू द पैरेलल फ्लो. द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टीम के मालिक्यूल को कई बार वाटर टच करता हुआ जाएगा. दैट मीन्स कि कई बार यानी जो इंटरेक्शन टाइम है वो ज़्यादा होगा. जब इंटरेक्शन टाइम ज़्यादा होगा तो मोर स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू अ वेपर. बट हियर
अगर आप देखें तो आपको कांटेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी आपको यहाँ पर सेम मिलेगी, जिसकी वजह से कांटेक्ट टाइम कम होगा। कांटेक्ट टाइम कम होने की वजह से मास ऑफ कंडेंसेट आपको पैरेलल फ्लो में कम मिलेगा, इसलिए काउंटर फ्लो इज मोर इफेक्टिव। लो लेवल जेट कंडेंसर सफर्स फ्रॉम इनहेरेंट ड्रॉबैक दैट in the event of failure of condensate extraction pump, condenser shall be flooded with the cooling water। डेफिनेट सी बात है कि अगर यहाँ पर ये जो आपने कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप लगा रखा है, एनी हाउ अगर वो आपका वर्क करना बंद कर देता है, किसी वजह से उसमें फेल्योर आ जाता है, तो यहाँ पर कोई भी तरीका नहीं है कि ये कंडेंसेट को बाहर निकाल पाए। तो क्या होगा, यहाँ पर कंडेंसेट फ्लड होना शुरू हो जाएगा, या भरना शुरू कर देगा तो प्रॉपर वर्किंग इसकी रुक जाएगी। इसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम लोग हाई लेवल जेट कंडेंसर का यूज़ करते हैं। हाई लेवल जेट कंडेंसर में क्या करते हैं आप, हाई लेवल जेट कंडेंसर में हम क्या करते हैं, पूरे कंडेंसर वही आप यहाँ पर भी पैरेलल और काउंटर फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर काउंटर फ्लो कंसीडर किया है, हाई लेवल काउंटर फ्लो कंडेंसर कंसीडर किया है। ये देखिए स्टीम इधर से जा रही है और वाटर इधर से आ रहा है। यहाँ पर आपका जो हीट का ट्रांसफ़र है वो यहाँ पर हो रहा है। इस पूरे कंडेंसर को हम मैक्सिमम हाइट पर ले जाते हैं, अबाउट 40 फीट 50 फीट की हाइट पर जाके इंस्टॉल करते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि जो ये कंडेंसेट यहाँ पर इकट्ठा हुआ, इसके पास एक एनर्जी आ जाती है। वो कौन सी एनर्जी होगी, दैट इज़ द मास ऑफ कंडेंसेट, ग्रेविटी एंड मल्टीप्लाइड बाई द हाइट। क्लियर। तो ड्यू टू दिस ग्रेविटी ऑटोमेटिकली ये जो निगेटिव प्रेशर है उसको कंपनसेट कर सकती है और ऑटोमेटिकली इस पाइप के थ्रू हॉट वेल में आ सकती है। यहाँ पर किसी भी तरह के एक्सट्रैक्शन पंप की रिक्वायरमेंट नहीं है। इज दैट क्लियर। हाँ, अलग बात है कि कूलिंग वाटर पंप की आपको कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको काफ़ी हाइट पर वाटर को ले जाना है, तो ये यहाँ पर आपका वर्क बढ़ता है। हाई लेवल जेट कंडेंसर इज वन विच इज प्लेस्ड एट अ हाइट more than that of water, and water is to be injected into a condenser using a pump and the condensate will flow out condenser because of gravity। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर वो जो प्रॉब्लम थी कि अगर किसी भी तरह से अगर आपका जो कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप है अगर वो फेल्योर करता है तो वहाँ पर फ्लडेड की कंडीशन आ सकती है, वो कंडीशन यहाँ पर नहीं आएगी। इज दैट क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। So before this, let us talk about one more condenser, that is the ejector condenser। इजेक्टर कंडेंसर का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा, जैसे आपको याद होगा, जैसे मैंने आपको जेट ड्रॉट में मैंने आपको बताया था, आर्टिफिशियल ड्रॉट में स्टीम ड्रॉट के बारे में बताया था। तो बेसिकली यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह के नोजल्स लगे हुए हैं। तो नोजल्स का मैंने आपको बताया था कि इस एरिया में प्रेशर का रिडक्शन होता है, तो ड्यू टू दिस प्रेशर रिडक्शन यहाँ पर सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए ये कूलिंग वाटर है, इस कूलिंग वाटर को इन नोजल के थ्रू आपने एक्सट्रैक्ट किया और स्टीम को यहाँ से आपने इंसर्ट कराया, तो ऑटोमेटिकली इस एरियाज में आपको प्रेशर कम मिलेगा, जिसकी वजह से स्टीम वाटर के साथ, स्टीम ऑटोमेटिकली सक होके इस वाटर के साथ में मिक्स हो जाएगी आके, और आप कंटिन्यूसली आप देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम मास स्टीम का वाटर के साथ में कांटेक्ट करेगा और यहाँ पर आके ये पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कंडेंसेट में। और इस कंडेंसेट को आप इस इजेक्टर पंप को आप हाइट पर रखिए, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, या ऑटोमेटिकली भी बाहर आ सकता है या आप एक्सट्रैक्शन पंप लगा के भी बाहर कर सकते हैं। तो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ डायरेक्ट मिक्सिंग टाइप ऑफ कंडेंसर या जेट कंडेंसर। इसमें इजेक्टर यानी इसमें नोजल का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द सरफेस कंडेंसर। सरफेस कंडेंसर का मैंने आपको मैकेनिज्म बताया। सरफेस कंडेंसर में डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं होती है। हॉट फ्लूइड और स्टीम, सॉरी कोल्ड फ्लूइड और स्टीम की डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं होगी। कोल्ड फ्लूइड को हम क्या करते हैं, पाइप के अंदर रखते हैं और स्टीम को उसके ऊपर छोड़ देते हैं। तो क्या होगा कि पाइप, चूंकि कोल्ड फ्लूइड है तो पाइप ठंडा होगा, स्टीम उसके ऊपर आती है, तो स्टीम उस ठंडे पाइप के साथ कांटेक्ट करेगी तो ऑटोमेटिकली अपनी हीट को उस पाइप को दे देगी। और पाइप किसको हीट देगा, वो देगा कोल्ड वाटर को। क्लियर। तो इसमें क्या बेसिकली हो रहा है, यहाँ स्टीम है, क्लियर, और ये आपका यहाँ पर वाटर है, क्लियर, ये वाटर है, ठीक है। तो स्टीम अपनी हीट डायरेक्टली वाटर को ना देके पहले सॉलिड बाउंड्री को देती है, फिर सॉलिड बाउंड्री के बाद वाटर को देती है। तो इसको इसलिए हम लोग सरफेस कंडेंसर बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड बाउंड्री के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है।
तो आप यहाँ पर जो कंडेंसर देख रहे हैं, दिस इज द शेल एंड ट्यूब टाइप ऑफ कंडेंसर। और इसमें अगर आप देखेंगे एक कैप्सूल शेप का आप एक यहाँ पर आप शेल देख रहे हैं। इस शेल में स्टीम इधर से आ रही है, कूलिंग वाटर इस साइड से जा रहा है और इन पाइप के थ्रू इधर से जाकर यहाँ से हॉट फ्लूइड बाहर निकल रहा है। हॉट फ्लूइड क्यों हो रहा है? क्योंकि ये स्टीम की हीट को स्टीम की हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पर ये बीच में हमने एयर पंप लगाया है, एयर पंप एयर एक्सट्रैक्ट करेगा। क्लियर? इसको हम लोग यहाँ पर शेल बोलते हैं। ये वाटर ट्यूब्स हैं, शेल कवर है, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो कंडेंसेट इकट्ठा किया है, इसको कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप से आप एक्सट्रैक्ट करके हॉट वेल में डालते चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ पर ये टू पास का मतलब क्या है? टू पास का मतलब ये है कि जितने भी बार ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन अपनी चेंज करता है, जैसे जैसे ये देखिए ये एक डायरेक्शन थी और ये दूसरी डायरेक्शन में चेंज हो गया, तो दैट इज इट चेंजेस द डायरेक्शन 2 टाइम्स, दैट्स व्हाई इट्स अ टू पास। इसी तरह से अगर ये फर्दर और पाइप यहाँ पर और इस शेल को साइज को बढ़ा दीजिए, तो अगर इसकी डायरेक्शन यहाँ पर हुई तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 पास। क्लियर? और फर्दर अगर इसको आप इस डायरेक्शन में भेज देंगे तो इसको बोलेंगे 4 पास। लेकिन अभी आपके लिए इतना जानना जरूरी नहीं है। जब हम लोग हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ेंगे तब इसका इफेक्ट आपको मैं बताऊंगा कि 2 पास और 4 पास 3 पास का मतलब क्या होता है। इज दैट क्लियर? ओके। तो इसी जो एयर पंप लगा है, इसकी पोजीशन की बेसिस पे हम सरफेस कंडेंसर को फर्दर 2 पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं। कौन से 2 पार्ट हैं वो? ये देखिए, समझते हैं इसको। ये दोनों पार्ट कौन से हैं? देखिए, ये दोनों पार्ट कौन से हैं इनको समझते हैं। सी, दिस वन इज द डाउन फ्लो कंडेंसर एंड दिस वन इज द सेंटर फ्लो कंडेंसर। आप यहाँ पर एयर एक्सट्रैक्शन पंप की पोजीशन देख रहे हैं, ये सेंटर पर है इसलिए इसको सेंटर फ्लो बोल रहे हैं। ये यहाँ पर आपने एयर एक्सट्रैक्शन पंप यहाँ पर लगा दिया है इसलिए इसको डाउन फ्लो बोल रहे हैं। देखिए, इसी पोर्शन को आप इस साइड से देखिए। आपका अगर आपने ग्राफिक्स पढ़ी है तो आप अगर इसको इस साइड से देखें और कट करके देख रहे हैं तो ये आपको इस तरह के ट्यूब्स का शेल दिखेगा। इज दैट क्लियर? तो ये शेल में आपने क्या किया, इस पोर्शन पर कहीं भी एक पोर्शन पर इस तरह की एक बफल प्लेट लगा दी है और उस बफल प्लेट में यहाँ पर आपने एयर कूलिंग सेक्शन लगा दिया और एयर और स्टीम को आपने यहाँ पर लगाया। तो यहाँ बेसिकली आप देखोगे एयर एक्सट्रैक्शन पंप यहाँ से एयर को सक करेगा। अब हो क्या रहा है, स्टीम और एयर यहाँ पर आया, ये ट्यूब के थ्रू यहाँ पर स्टीम कंडेंसेट में कन्वर्ट हो रहा है और जो एयर है उस बफल के थ्रू सारी एयर को यहाँ पर इकट्ठा किया गया, ठंडा किया गया और ठंडा करने के बाद आपने यहाँ पर क्या किया, इसको इससे बाहर कर लिया। एक्चुअल में ये यहाँ पर ये डायरेक्शन होगी एयर प्लस स्टीम की और ये एयर एक्सट्रैक्शन पंप के थ्रू आप यहाँ से एयर को कंटिन्यूअसली बाहर करते चले जा रहे हैं। सेंटर फ्लो में अगर आप देखेंगे तो सेंटर फ्लो में क्या किया गया कि सेंटर फ्लो में जो ये बफल प्लेट है इसको हटा दिया गया। बफल प्लेट की जगह आपने क्या किया, ये जो सेक्शन है कूलिंग सेक्शन, एयर कूलिंग सेक्शन रखा आपने और उसको एग्जैक्टली सेंटर पर रखा। इससे बेनिफिट क्या हुआ, देखिए यहाँ पर क्या है, रेडियली जितना भी एयर है वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट होगी। यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने बफल प्लेट्स तो लगाया है लेकिन पॉसिबिलिटी है कि यहाँ वाली एयर एक्सट्रैक्ट ना हो पाए, इसलिए आपका सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर इज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू द डाउन फ्लो कंडेंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। इन दीज कंडेंसर्स द स्टीम टू बी कंडेंस्ड and cooling fluid water do not come in contact with one another. Instead, the heat transfer occurs between two fluids through surface in between. देखिए, इनमें यही चीज लिखी है, in these condenser the steam to be condensed and cooling fluid water do not come in contact with the one another. Instead, the heat transfer occur between two fluids through the surface in between, जैसा मैंने आपको बताया था। अब इसका लास्ट पोर्शन है इवापोरेटिव कंडेंसर। इवापोरेटिव कंडेंसर क्या है? Evaporative condenser works on the concept of evaporation. Evaporative condenser are generally used where the availability of water is poor. अगर जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, हम बार बार उसी चीज़ को रिसर्कुलेट अगर करें तो वहाँ पर आप इवापोरेटिव कंडेंसर का यूज़ करेंगे। ठीक है, कई बार होता है कि आपका प्लांट जहाँ पर लगा वहाँ वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है। क्लियर? तो अब देखिए इसको कैसे इस पर काम किया जाएगा। ये आपने देखा होगा जनरली पोटैटो स्टोरेज प्लांट में आपने जो कंडेंसर देखा है वो कंडेंसर यही है, इवापोरेटिव कंडेंसर ही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो आपका कोल्ड वाटर है, इस कोल्ड वाटर को एक टब में इकट्ठा किया आपने और वहाँ पर आपने एक पंप लगा दिया। इस पंप को के थ्रू यहाँ पर आया और ये नोजल्स के थ्रू आपने क्या किया, बारिश करा रहे हैं। एक तरह से आप कहें कि जो कोल्ड वाटर की आप बारिश करा रहे हैं।
ये जो स्पाइरल में आपको पाइप दिख रहा है, इस पाइप के अंदर से आपने स्टीम को इनलेट कराया। ये पाइप के अंदर, ये चूंकि सरफेस कंडेंसर ये पाइप के अंदर आपने इसको इंसर्ट कराया स्टीम को, और ये स्टीम का आप जब देखेंगे यहाँ पर ये वाटर की ड्रॉपलेट के साथ कांटेक्ट हो रहा है, तो कांटेक्ट के थ्रू क्या होगा, स्टीम धीरे धीरे करके अपनी हीट को लूज कर देगी और यहाँ तक आते आते ये कंडेंसेट यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप इस कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप के थ्रू इसको ले जाके इसको हॉट वेल में डाल देंगे। इज दैट क्लियर? अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आप जो ये वाटर यहाँ पर डाल रहे हैं, अब यहाँ जो ये हॉट वाटर बना, ये डेफिनेट सी बात है कोल्ड वाटर यहाँ पर होगा, लेकिन ये जब स्टीम की हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा तो ये हॉट हो जाएगा। यहाँ पर आपने एक क्या लगाया है, एक एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है। एग्जॉस्ट फैन जब चलेगा, ये एग्जॉस्ट फैन आप जब चलाएंगे यहाँ पर, तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर आप एक प्रेशर, एक आप निगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये इंड्यूस्ड की तरह, क्योंकि डायरेक्शन इसकी ये है, तो यहाँ पर ये एक निगेटिव प्रेशर की तरह वर्क कर रहा होगा। तो निगेटिव प्रेशर की तरह से वर्क करने की वजह से क्या होगा, जो एयर है, सराउंडिंग एयर है, वो इसके थ्रू यहाँ पर आएगी, और जो वाटर आपका गर्म हो गया है, जो वाटर आपका यहाँ तक आते आते गर्म हो गया, वो एयर के साथ में मिक्स करेगा। सराउंडिंग एयर ठंडी होती है, ठीक, सराउंडिंग एयर ठंडी होने की वजह से वो वाटर जो होगा, वो वाटर एयर को अपनी हीट को दे देगा। इज दैट क्लियर? एयर अब हीट हो जाएगी। क्लियर? एयर हीट होगी, डेफिनेट सी बात है, कुछ वेपर भी साथ में जाएगी, क्योंकि यहाँ की जो वेपर होगी, ये वेपर ऊपर उठ सकती है। इसके लिए हमने एलिमिनेटर्स लगा दिए हैं। ये एलिमिनेटर का काम क्या होगा, ये एलिमिनेटर जितना भी वेपर है इसको एलिमिनेट कर देगी, यानी यहाँ से आपको डाउन कर देगी। ये एलिमिनेटर केवल फ्रेश एयर को, यानी जो हॉट एयर निकल रही है, उस हॉट एयर को ही बाहर निकलने देगी, और यहाँ से इस एग्जॉस्ट फैन के थ्रू ये हॉट एयर सराउंडिंग में जाती रहेगी। इज दैट क्लियर? तो आपका जो वाटर है, उस वाटर का कोई भी लॉस नहीं होगा। वो वाटर ठंडा होके फिर से, क्योंकि यहाँ पर आते आते वो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होके फिर से यहाँ पर ड्रॉपलेट के फॉर्म में गिरता रहेगा, ताकि आपका जो आपने वेल बनाया है, इस वेल में वाटर अवेलेबल रहे, वाटर आपको बार बार यहाँ पर फीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ द बेसिक बेनिफिट, और इसको वहीं पर इंस्टॉल करते हैं जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है। Evaporative condenser is advantageous over the surface condenser, as the vacuum maintained in the evaporative condenser is not very high and the water requirement is small. These condensers are generally used in small capacity power plant where shortage of a water supply is there. जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी पोटैटो प्लांट्स होते हैं उनमें वाटर कंडेंसर ही लगा होता है। आप देख सकते हैं कोई भी आसपास अगर आपको पोटैटो स्टोरेज प्लांट दिखता है। So this is all about the basic concepts of the condenser and classification of the condenser. In next class we will discuss about the analysis of the condenser. Clear? So next class is also very important. So thank you for watching this video. एक बार फिर से देखेंगे तो और भी इसको समझ पाएंगे. So let's stop over here. Thank you for watching this.